बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम आज जो भी हमने गुफ्तगू करनी है वो कुछ ऐसे हालात से मुताल्लिक़ करनी है कि जिनकी तरफ आम तौर पे हमारी निगाहें नहीं जाती, और वो जो भी हमारे पड़ोस में इस वक्त एक तूफ़ान उठ रहा है और बहुत बड़ा तूफ़ान है। जैसे समंदरी तूफ़ान होता है जहाज़ को डुबोने वाला, उस तरह का एक तूफ़ान जो है वो उठ रहा है, लेकिन उसकी कोई ख़बर हमें नहीं है। और हमारे मीडिया में या हमारे जो भी राय अम्मा बनाने वाले लोग होते हैं, सियासतदान हैं, कोई उस पर बोल नहीं रहा। और इस तूफ़ान का एक माजी है और एक इसका नतीजा है जो मुस्तकबिल में निकलने वाला है। माजी तो हम कह सकते हैं कि जनाब नफ़रत से भरा हुआ है, और ये नफ़रत असल में हमारे साबका हुक्मरान यहाँ पे इंजेक्ट करके गए थे, और ये हिंदुओं को ये नफ़रत का जो है ना वो जाम पिलाया गया था कि चूँकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये ज़रूरत थी कि भाई ये अबनाए वतन कहीं आपस में मुत्तहिद न हो जाएं और हमारे ख़िलाफ़ बगावत न कर दें, तो इनको अलग-अलग करके रखना है। तो हिंदुओं को ये सिखाया गया था कि मुसलमान बड़े ज़ालिम हैं और ये और वो उसमें आ गए। तो पाकिस्तान की तहरीक के कामयाब होने के असबाब में से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हिंदुओं के अंदर ये नफ़रत मौजूद थी। हमारे उलमाए कराम उसको नहीं देख सके थे क्योंकि वो डिटैच थे, वो अपनी अपनी मस्जिदों में और मदरसों में महदूद थे, तो अवामी राय को वो नहीं जानते थे। इस वजह से वो समझते थे कि हम पहले भी इकट्ठे रहते रहे, 1000 साल इकट्ठे रहे, तो अब भी इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन पब्लिक ये नहीं समझती थी क्योंकि उनको कांटा चुभ रहा था, वो देख रहे थे। उसकी आवाज़ चूँकि मुस्लिम लीग बनी थी, लिहाजा वो पब्लिक सारी उस तरफ उसने अपना वज़न डाल दिया था। इस वजह से बन गया पाकिस्तान। गोया इसके पीछे एक बड़ा खौफ का अवसर था कि हिंदू अक्सरियत हमें दबा के रखेगी, और यही इंतज़ाम सोचा गया था कि चलें ये इस मसले का हल हो जाएगा। ये अब इकट्ठे तो रह नहीं सकते, एक के दिल में जो है ना दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत आ गई है और दूसरे के दिल में उसके ख़िलाफ़ इतना खौफ आ गया है कि अब इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है। तो हैं तो इसी वतन के रहने वाले, लेकिन ये कि ये अब इकट्ठे नहीं रह सकते, तो एक अलहदा मुल्क बन गया था। लेकिन ये तजर्बा अब 100 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कामयाब नहीं हुआ, नाकामी से दो चार हो गए हैं, वो नफ़रत ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त तो कहने वालों की सोच तो ये थी, कायद आज़म की सोच ये थी कि हम पुरअमन बकाए बाहमी के तहत आगे बढ़ेंगे, लेकिन अलग-अलग होंगे। तो अब चीज़ें बिल्कुल नई जगह पे पहुंच गई हैं कि वो नफ़रत बजाय कम होने के बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है, हर गुज़रते एक दिन के साथ बढ़ती रही है, और अब ये दो तरफ़ा हो गई है। यानी पहले अगर एक तरफ खौफ था तो अब उस तरफ नफ़रत भी आ गई है, और जो अब उसकी सियासी सूरत बनी है, यानी वो बढ़ बढ़ के आप ये समझें कि हिंदुस्तान में एक शिद्दत पसंद तंजीम जो उस नफ़रत की अलमबरदार है, वो एक सेकुलर जमात कांग्रेस को निगल गई है। कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया, अब उसके लिए कोई सीट जीतना मुमकिन नहीं रहा है। इस हद तक वो चीज़ बढ़ गई है। और ये तो पता ही होगा कि गांधी को किसने कत्ल किया था, ये उसी नफ़रत के शिकार हुआ था ना कि गांधी इतना नरम क्यों है पाकिस्तान के लिए, तो इस वजह से रिएक्शन में आके उस वक्त के शिद्दत पसंद हिंदू ने उसको कत्ल कर दिया। तो अब वही चीज़ है कि जो वहाँ पे रूल में आ गई है, और ये रूल सिर्फ सियासी सतह पर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में घुसा है, फ़ौज में है। ये मतलब यही माइंड सेट जो है अदलिया में आपको नज़र आएगा, मुसलमानों के हवाले से बड़ा तासुब हर तरफ मीडिया में आपको नज़र आएगा। तो गोया एक पूरी यानी जैसे अवामी सोच बन जाती है ना, उस तरह की एक रेशे रेशे में दाखिल हो गई है वो चीज़। और पाकिस्तान 9/11 से पहले कुछ और था, 9/11 के बाद का पाकिस्तान कुछ और है। उससे पहले पाकिस्तान में एक जान थी, इन चीज़ों पे नज़र रखता था, और 9/11 के बाद ऐसा कुछ यू टर्न दिया ना उस आदमी ने जो अब मरने वाला है, कि यानी हमारी जो भी एक इज्तिमाई जो खुदी होती है उसका जनाजा निकाल दिया उसने। उसके बाद आपने कश्मीर बेचा, ये 2002 में बेच दिया था उसने, वो जो फरवरी में उसने तकरीर की थी वो बेच के तकरीर की थी। उसके बाद वो मुजाहिदीन का सारा कुछ वो ख़त्म हुआ। अब करते करते नौबत बाई जा रसीद कि हिंदुस्तान में इतना कुछ होने जा रहा है, ये फ़लस्तीन से 1000 गुना ज़्यादा होने जा रहा है। दुनिया पेशन गोइयाँ कर रही है कि यार ये तो जेनोसाइड है, नस्ल कुशी होने वाली है मुसलमानों की।
कम से कम ये है कि मुसलमानों को गुलाम बनाने की तैयारियां हैं। गुलाम बनाने का मतलब ये है कि उनका कोई हुकूक नहीं है, उनका कोई यानी जो आज दुनिया में हुकूक माने जाते हैं, इवन मिल्कियत का हक नहीं होगा, इवन ज़िंदगी का हक नहीं होगा। जब कोई चाहे उनकी ज़िंदगी ले ले, कोई नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने बकरी की ज़िंदगी ले ली, ज़बह कर दिया, तो कोई कानून नहीं है उस आपको पूछे कि क्यों ज़बह की बकरी। तो अल्टीमेट गोल तो ये है, लेकिन ये कि अभी जो भी कुछ हो रहा है, यानी रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कानूनी तौर पर, मतलब एक आदमी ने सिर्फ, वो खातून ने जो है तकरीर की है, उस पर उसका घर मिसमार करने का हाईकोर्ट ने आर्डर जारी कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो सबसे ज़्यादा इस पर चीखो पुकार या तो हिंदुस्तान से होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो दबाए हुए हैं, उनकी आवाज़ कौन बाहर लेके आएगा। मतलब साफ सी बात है कि इससे मिलते जुलते मजालिम हमने अगर वज़ीरिस्तान में ढाए हैं तो कोई हमें ख़बरें मिली हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ख़बरें आई हैं, नहीं आई हैं। तो हिंदुस्तान से अगर नहीं आएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर किसी की कोई चीखो पुकार बनती थी तो वो पाकिस्तान की बनती थी, हमें करनी चाहिए थी। लेकिन आपको कहीं बिल्कुल रावी चैन ही चैन दिखता है। बल्कि ये कि एक नया जो है ना, वो जैसे बच्चों को खिलौना दे दिया जाता है, तो हमें एक सियासी खिलौना दे दिया गया है कि वो जो जिस खेल में इस वक्त हम उलझे हुए हैं कि भाई रजीम चेंज का खेल, इसमें कौम को लगा दिया गया। उधर ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। ऊपर से कश्मीर के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें अब आना शुरू हो गई हैं कि जैसे कोई मतलब है, फ़िलहाल ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कोई जॉइंट कंट्रोल की सूरत बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाइल अप हो रही हैं, जिसका मतलब क्या है कि मुसलमानों को एक दफ़ा फिर अकबर के दौर की तरह शनाख्त का मसला लायक हो चुका हुआ है। यानी अगर हम इसे बिल्कुल मुख्तसर करें तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अब किसी को फिर ज़रूरत है कि जिसे कुदरत बर वक्त ख़बरदार करे, और ये कि वो इस शनाख्त के मसले को और आइडेंटिटी के मसले को उजागर कर सके। और वो जो दो कौमी नज़रिए में बात आई है, या जो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने जो काम किया था, उस नोयत के काम की ज़रूरत फिर दरपेश आ गई है। या जब कभी वो जो है ना, अहमद शाह अब्दाली ने जाके तो वो ख़तरे को बांप के तो शाह वलीउल्लाह के कहने पे उसको वो किया था, ख़त्म किया था, वहाँ तक पहुँच चुकी हुई ये बात। तो अगर हम इसके मुस्तकबिल को देखें, मैं यानी एक जंप ले रहा हूँ हाल को एक तरफ थोड़ा करके, तो आगे देखूँ तो बिल आखिर तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इससे खैर बरामद होगा और भूले हुए राई को अपनी मंजिल याद आएगी, थपेड़े खाकर, मारें खाकर, दुनिया लुटवा के बिल आखिर वो राय इस्माइल पे गामज़न हो जाएगा और हिंदुस्तान का मुकद्दर इस्लाम बनेगा और तमाम रहने वालों को फिर एक लड़ी में परो देगा। और पहली दफ़ा हिंदुस्तान को शायद ऐसी शनाख्त मिलेगी कि जो पूरी दुनिया के लिए एक लाइट हाउस का किरदार बन सके, जो कि हिंदुस्तान जिसके का कैपेबल था। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, लेकिन ये हिंदू के तासुब की वजह से हिंदुस्तान जो है ना, वो उधर नहीं पेशकदमी कर सका। ये अमेरिका से बेहतर डेमोक्रेसी साबित हो सकती थी, नहीं हो सकी, इस तासुब की वजह से नहीं हो सकी। तो मुस्तकबिल में शायद ये इस्लाम हिंदुस्तान को ये रोल दे देगा और ये उसे मिलना है। इसकी बड़ी वो यानी उसकी खुद अपनी बड़ी गहरी वो हैं जड़ें हैं इस बात की। लेकिन ये कि वो अगर उसको हम एक लैंडस्केप देखें ना, तो वो उस तरफ उम्मीद वाला है, जहाँ पे माजी को हम देखें तो ये नफ़रत वाला है। बीच में एक बहुत बड़ी खलीज है जो हाल पर मुनसर है, और ये आग की खलीज है जिससे हमने गुजर के वहाँ तक पहुँचना है। बड़ी तबाही है, बड़ी बर्बादी है, क्योंकि लॉजिकली हमने चीज़ों को नहीं समझा, माकूल चीज़ों को हमने अडॉप्ट नहीं किया, ना हिंदुओं ने किया ना मुसलमानों ने किया। और ये नफ़रत की दीवारों को जो गैर छोड़ के गए थे, शैतान जो अड्डियाँ डाल के गए थे, उनको हमने मज़ीद भंबोड़ा और वो किया, और उसका नतीजा ये है कि अब हम यहाँ पे पहुँच गए। तो बहरहाल अब तो टकराव तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहनी है, क्योंकि जो भी उनके नज़रियात हैं वो धरती माता की बुनियाद पर हैं, और धरती माता के टुकड़े तो हम करके बैठे हुए हैं। उनकी नज़रों में हिंदुस्तान के मुसलमानों से बड़े मुजरिम तो हम हैं जिन्होंने धरती को तकसीम कर दिया है। तो अगर उनको माफ़ नहीं किया गया जो धरती छोड़ के नहीं आए, तो हमें कैसे माफ़ कर दिया जाएगा। लिहाजा ये तो स्टेप 1 है जो वहाँ पे हो रहा है। उसका अगला कदम बिल्कुल वो हमारी तरफ उठेगा, और हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। हम नमक के टीले की तरह जो है पिघल रहे हैं। हमारी अस्करी ताकत जो है कमज़ोर हो रही है, वो नफ़रत का निशान बन रही है अवामी सतह पर। हमारी जो है ना मईशत बैठ रही है, हमारी सियासत अफरा तफरी का शिकार है,
बलूचिस्तान में हालात दिगरगू हो रहे हैं, अब फाटा में भी एक नई जो है ना वो डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, और ऐसा लगता है ये सब कुछ यानी कहीं कोई तो है जो इस सबको फैसिलिटेट कर रहा है। और वो जो बात किसी ने कही थी कि पाकिस्तान को बाहर से ज़्यादा अंदर से ख़तरा है, तो वो अब नज़र आ रहा है कि भाई ये कहीं अंदर ही कोई यानी वो कोई ऐसी शैतानी ताकतें मौजूद हैं कि जो सब इसको फैसिलिटेट कर रही हैं। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि फ़िलवक्त ये पाकिस्तान और कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है, और इतना बड़ा उसके वजूद के लिए ख़तरा सामने नज़र आ रहा है और उस पर कोई बात भी करने की, जैसे हम मौत के फरिश्ते को देख के चुप हो जाते हैं और नज़रें कहीं टिक जाती हैं और फिर उसके बाद जो है ना जान आके हलक में फंस जाती, उस तरह की कैफियत से इस वक्त पाकिस्तान दो चार हुआ है, जैसे अपनी पड़ी हुई है और कोई उसकी फ़िक्र ही नहीं है। तो इस पे चूँकि बात भी नहीं है, तो कम अज़ कम अगर हमें कुछ समझ आ रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने अबनाए वतन को, अपने कौम को, अपने लोगों को तक ये बात पहुंचाई जाए कि यार इस पे कोई चीखो, कोई मरने वाले की कुछ नाला हाय हो, फरियाद कुछ तो हो, चीखे है दर्द दिल बर्बाद कुछ तो हो, तो कुछ ना कुछ तो हम करने की कोशिश करें। तो बस मैं ये चीज़ आपके सामने रख कर मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसकी भी हमारे सामने एक तस्वीर आ जाए और करने के जो काम हो सकते हैं, या ये कि इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक गौर व गोश हो जाए। तो ये एक आज की इस जो हमारी नशिस्त है इसका पस मंज़र है या इसकी एक वो बैकग्राउंड है। आप देखें कि साइमल्टेनियसली और वही 2001 से ऑनवर्ड एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कल्चर और एक माहौल इनकलकेट किया, जिसकी अब जो पोजीशन है वो है कि हमने माशी तौर पे इंतहाई कमज़ोर हैं। मतलब अब तो ये बातें कि जी श्रीलंका टाइप जो है ना डिफ़ॉल्ट, और तो वहाँ तक हमें पहुँचाया गया है। और बड़े अरसे से हमारी तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो भी गवर्नमेंट आती है इर्रिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी है, लेकिन एक तसलसल कर्ज़े लेने का, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट को या एजुकेशन को या हेल्थ केयर को कर्टेल करने का, और उसके बाद अपने एक्सपेंडिचर को ना छेड़ने का, ये कल्चर तो मुसलसल तौर पे कंटिन्यू हो रहा है। इकनॉमिक ग्रोथ, हम वन ऑफ द पूरेस्ट इकनॉमिक ग्रोथ वाले मुल्क हैं इस रीजन के अंदर। यानी हमें नज़र यूँ आता है कि जी ये जैसे जो है ना एक नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि ये एक प्लान जो मतलब दिखाया ये जा रहा है कि शायद ये नेचुरल, लेकिन डेफिनेटली नेचुरल नहीं। मतलब जब आप देखें नंबर्स को, अच्छा सर फिर तो ये लगता है कि ये माहौल बनाया जा रहा था पाकिस्तान को एक तो कमज़ोर करना मईशी लिहाज से, दूसरा अफरा तफरी क्रिएट करना ताकि आपका फोकस हो डाइवर्ट, वाइल दूसरा थिएटर जो है बिल्डअप हो रहा था इंडिया के अंदर मुसलमानों का, जिसमें वो 3 साल 4 साल होने को आ गए हैं जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और उसके बाद अब आप वो जेनोसाइड वाली, और जेनोसाइड वॉचडॉग जो इंटरनेशनल इदारा है वो आप सही कह रहे हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट है कि इट इज़ इमिनेंट, यानी कि होगा नहीं होगा की बात नहीं है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, होगा ज़रूर। मतलब वो उनके अपने जो पैरामीटर्स हैं, तो सूरत हाल तो वाकई है, और फिर हमें तो डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब कि हम अपने ही मसलों में रोटी पानी में और केओस में रहें। सर इसमें 4 साल का प्रोसेस नहीं है सर, ये जो हॉस्टिलिटी है जो वो हिंदुओं में जो आई है, ये तकरीबन अब 20-25 साल हो गए हैं इसको, उनको हॉस्टाइल हुए हुए। पहले तो वो ज़रा एक वो स्लो पेस से चल रहे थे, तो अब तो उसमें बहुत एक्सेलरेशन आ गई थी, और उसका एक मज़र वो था जो गुजरात का कसाई जो अब बन गया प्राइम मिनिस्टर, इसने जो गुजरात में किया था, वहीं से तो ये मतलब वो पिक हुआ है ना कि ये है फिटेस्ट बंदा कि जिसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का, कि जो अगला डिज़ाइन है जिसमें ये बंदा फिट होता है, तो वो अब प्राइम मिनिस्टर आ गया। ये जो है ना यानी उसे यूँ कहें कि वो हॉस्टिलिटी जो है वो पब्लिक हुई है या लाइमलाइट में आई है, तो वो 4-5 साल हुए हैं, वगरना ये कि ये तो मतलब ये 25 साल का प्रोसेस है। जी सर। खालिद साहब मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर इसको पीछे लेके जाऊँ, 25 साल में नहीं, ये तो आरएसएस की जो बुनियाद थी 1927 में जब डाली गई थी, तो उस वक्त तो उनका पूरा जो चार्टर्ड है, उन्होंने वो मुसलिनी का मॉडल को बाकायदा उन्होंने आइडियलाइज़ किया कि वहाँ पे वो फाशिस्ट रजीम जिस तरीके से आया और जिस तरीके से उसने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किया, तो ये उसका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर बाकायदा मुसलिनी और फाशिज़म का बाकायदा जिक्र करके उन्होंने वो बनाया उससे।
अलबत्ता ये अच्छा, चीज़ उसमें वो नेशनलिज्म वाली वो चीज़ भी एक ही बनती है, जी हाँ, कदर मुश्तरक है। कदर मुश्तरक जो है ना वहाँ पे, लेकिन उसमें हुआ ये कि उस वक्त शायद इसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो सोसाइटी में इतनी नहीं थी, नहीं थी। लेकिन उसके हमें मज़ाहिर नज़र आना शुरू हुए। ठीक है, 1927 में ये हुआ, और फिर जो 1937 में जब ये कांग्रेस की वजारतें बनी उसके ऊपर, हाँ, उसकी जब कांग्रेस की वजारतें बनी, ये 1935 एक्ट के तहत जो पहले इलेक्शन हुए हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो लोग ऊपर आए जिन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली, उनके बारे में खुद कांग्रेस के लोग ये कहने पे मजबूर हुए कि ये तो बहुत एक्सट्रीम जो है ना इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं यहाँ पे। और फिर कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस अपने अंदर इतनी मजबूर हो गई थी कि अगर आप देखें कि जो लखनऊ एकॉर्ड था जिसमें मुसलमानों के साथ उन्होंने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कर ली थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान बरकरार रहे, उसको जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी उसमें उन सारी चीज़ों से कांग्रेस को विड्रॉ होना पड़ा। और ये 1939 की बात है उस वक्त। फिर उसके बाद 40 से चूँकि हालात वो चले कि हिंदुस्तान छोड़ दो की जो तहरीक थी पूरी, गांधी तो अदम तशद्दुद के कायल थे और गांधी को साइड लाइन होना पड़ा जो एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट था इंडिया का उसके मुकाबले में। और फिर हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक के अंदर जिस तरीके से वायलेंस पूरे हिंदुस्तान के अंदर भड़का, अमलाक के ऊपर, सरकारी अमलाक के ऊपर भी हमले हुए और जो अंग्रेज़ों की ज़ाती अमलाक के ऊपर, फिर उसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो है ना वो चली गई। फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो उसके बाद से फिर ज़ाहिर है वो चूँकि अंग्रेज़ डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने जाना है, तो फिर पार्टीशन वाला, लेकिन पार्टीशन के फ़ौरन बाद ही अगर आप देखें तो फिर ये काम जो है ना वहाँ से शुरू हो गया था कि नथुराम गोडसे ने जैसे गांधी को उस वक्त किया, उसकी असैसिनेशन हो गई, कत्ल कर दिया उसे। फिर फ़ौरन 1949 में जो बाबरी मस्जिद का केस हुआ, 1949 में बाबरी मस्जिद में जाके वो बुत रखे गए और इसको सील कर दिया गया। और वो के नैयर जो था, जो बाद में बीजेपी का बना एमएलए बना, वो उस वक्त वहाँ मजिस्ट्रेट था जिसने उसको सील करने का ऑर्डर दिए। और वो तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि इसको 25 साल या मतलब 4-5 साल के अंदर अगर हम उसको कैद करें तो ये थोड़ा सा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने सिर्फ पेस का फर्क बयान किया, यानी पहले ये स्लो पेस थी, ये हॉस्टिलिटी जो ज़्यादा आई है ना, ये 25 साल का प्रोसेस है जिसमें वो बिल्कुल यानी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ख़त्म कर ली। असल में कांग्रेस एक मुतदल वहाँ की जो है ना वो एक इज्तिमाई जमात थी और बड़ी मजबूत थी, उसका कैडर्स थे, उसके अंदर पढ़े लिखे लोग थे, वो मुस्लिम लीग से ज़्यादा एक मुनज़्ज़म सियासी पार्टी थी। इसी वजह से वो वहाँ पे जमहूरियत को बरकरार रखने में कामयाब रहे। नहीं तो मतलब अंग्रेज़ को भी अमरीत पसंद थी, वो ख़ुद भी वो मलका और वो वाला, यहाँ पे तो वो अमरीत लेकर बैठे हुए थे, फिस्तायत। और उन्होंने यहाँ पे जो पूरा सेटअप बनाया था ब्यूरोक्रेसी का, वो भी आमराना ही बनाया था, फ़ौज का भी यही था। तो पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी ब्यूरोक्रेसी ने ओवरकम कर लिया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग उतनी मुनज़्ज़म जमात नहीं थी, जबकि कांग्रेस बहुत मुनज़्ज़म जमात थी। तो वहाँ पे बाबू लोगों ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है कि उन्हें वो वाली जो ना फाशिज़म वो नज़र आया उसमें, ये जो आरएसएस थी, तो उन्होंने उसको फिर बड़े तरीके से लेके चले और आहिस्ता 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 कांग्रेस को खा गए। ये कांग्रेस का ख़त्म होना दर हकीकत ये असल में तो अल्टीमेटली तो इंडिया का खात्मा है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में ये फाशिज़म जो है ना ये चैन लेके नहीं आए हैं। तो ये तो पहला भी पाकिस्तान उसी नफरत के नतीजे में बन गया, अभी 1-2 और बन जाएंगे, उधर हिंदुस्तान टूटेगा। वैसे आलमी एजेंडा भी यही है, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान आलमी एजेंडे में फिट नहीं होता है, तो वो तो अभी मुत्तहद करने की कोशिश अखंड भारत के चक्कर में जो है इसको भी तोड़वाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मुसलमानों के साथ होने जा रही है ना, ये है इस वक्त का हमारा मौजू। तो ये बात सही है कि ये बहुत पुराना है, इसके पीछे वो स्याही भी घोली गई है शैतानों की तरफ से। और आखिरकार अच्छा ये इसी का बिल्कुल अगर आप देखें ना कॉपी है जो आपको यूरोप में भी नज़र आएगी। वहाँ पे जो वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक है वो बिल्कुल जैसे यहाँ बर्मन की तहरीक है तो वहाँ वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक है। उनके भी ख्यालात नज़रियात मुसलमानों के बारे में बिल्कुल ऐसे ही हैं, बल्कि उनके यहाँ यहूदियों के बारे में भी ऐसे, वो तो सामिस्ट जी एंटी सेमिस्ट हैं वो सारे। तो इसके साथ ज़ायनिस्ट की भी तहरीक को जोड़ लेना, माइंडसेट तो फिर वही चला आ रहा है। जो ज़ायनिज़्म है वो भी तो इसी उठान पे आया ना, और वो नेशनलिज्म के उस पे, और जिस तरह वो पैलेस्टाइन में किया। जी 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 अब तो बल्कि जो इंडिया के एडवाइज़र हैं
पॉलिटिकल एडवाइज़र क्या तो मिलिट्री एडवाइज़र क्या, वो भी तो इजराइल है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुसलमानों को आइसोलेट करना, उसके बाद उनका जेनोसाइड करना, फिर उनको कन्फाइन करना, असल में तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे और ही। वो क्योंकि मुसलमानों को समझते रहे, इतना एक्सपीरियंस है उनका, तो अब आके इनको नई पट्टी पढ़ाई, वरना इससे पहले तो सर हमारे असल में हमने होता different- यही है ना, दुनिया में मतलब हर किस्म के नज़रिए के लिए रिसिपिएंट्स मौजूद होते हैं इधर उधर आगे पीछे। तो आपने देखना ये होता है, जो भी आलमी दिमाग है उसने देखना ये होता है यार कौन मेरे नेचुरल अलाई कौन है ना, फिर उसी पे सारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसी पे सारी मेहनत होती है, उसी को आगे लेके चलना होता है। तो उसमें बीजेपी फिट आ गई उसी आलमी एजेंडे में, तो उसी को फिर प्रोमोट किया गया, फैसिलिटेट किया गया, गाइड किया गया, अब वो वहाँ पे पहुँच गई है। तो है तो आलमी एजेंडा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब असल में हमें इस तरफ आ जाना चाहिए कि सर, मैं एक सवाल इस पे रखूं। बज़ाहिर अगर देखें तो ये इतनी कोई सादी बात तो नहीं है, जिस तरह हमने कहा कि ये जो सारा प्रोसेस है ये इंडिया मतलब ठीक है अल्टीमेटली हो कि ये इंडिया की डिस्ट्रक्शन है, इंडिया की डिसइंटीग्रेशन वाली बात है। लेकिन सर फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड अगर हम देखें तो इस वक्त इंडिया की अगर मईशत को देखें इंतहाई मजबूत, करेंसी इंतहाई मजबूत, गवर्नमेंट की अगर पॉलिटिकल रिट देखें तो वो इंतहाई मजबूत। अगर वो कांग्रेस खा गई है तो ये भी तो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि पॉलिटिकली वो कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, एक माइनॉरिटी को आइसोलेट कर लिया और पब्लिक में ये कि जी ये तो फसाद है, लेकिन आप इंटरनल कंट्रोल भी तो देखें। तो सर फिर हम जो पेशन गोई करते हैं कि जी ये इंडिया की डिस्ट्रक्शन, तो सर उससे पहले अपना भी तो हाल देखें। तो वो डिस्ट्रक्शन तो शायद किसी आगे की होए, उससे पहले जो हमारा हाल है तो शायद हमारी डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं ये सिलसिला जा रहा। ये तो अभी हम उस यानी यूँ समझे ना कि वो जो मैंने कहा कि एक लैंडस्केप इस तरफ है एक उस तरफ है, दरमियान में एक आग व खून का दरिया है, बहुत बड़ा है, वसी और अरीज़ है। तो अभी तो हम इस कोने पे खड़े हैं, अभी तो इससे यानी गोताजन होके जाना है, इस आग के दरिया से गुजर के जाना है, वो तो बहुत देर से पहुंचेंगे वहाँ पे। तो अभी तो वही बात है जो आप फरमा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम अब इस चीज़ की तरफ आएँ कि इस वक्त हमारी कैफियत क्या है, हमारे मुल्क की कैफियत क्या है, हम क्या इस सैलाब के आगे बंद बांधने की पोजीशन में हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं ना, देखें ये तो हमारे सामने आ गई ये चीज़ कि जी ये नक्शा है, लेकिन यहाँ तक वो इंडिया लेके जाना चाहता है या वहाँ की रिजीम लेके जाना चाहती है और मुसलमानों को गुलाम बना के रखना चाहती है। लेकिन जिस तरह के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, थोड़ा सा मतलब भाई हमें उसके बारे में बता दें तो फिर हम आगे चलते हैं। खालिद साहब, जो मतलब इस अब की सूरत हाल है ताज़ा अगर हम देखें उसमें तो ऐसे लग रहा है कि एक्सेलरेट किया गया है वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी कोशिश थी। हमने अभी हालिया दिनों में देखा कि मतलब तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तौर पे एक टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बंदे ने अचानक कोई बात कर दी है, जाहिर इसकी बात है कि एक नेशनल स्पोक्समैन अगर किसी कैलकुलेटेड एफर्ट थी उसके अंदर, और वो इसीलिए था कि मुसलमानों को जितना दबाया जाए। अच्छा, उसके अंदर भी अब तक फिर अगर थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद जो है एलेबरेट कर सकूं कि नूपुर शर्मा जिसने ये हरकत की थी उसको उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन तक जो है वो सस्पेंड किया गया है और इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब तक होनी है, और उसको उसके खिलाफ तकरीबन 8 से 9 FIRs जो है ना वहाँ पे दर्ज हो चुकी हैं मुख्तलिफ, आज तक वो अरेस्ट नहीं हुई बावजूद इसके। और ये भी FIR भी उस वक्त हुई और ये उसकी सस्पेंशन भी उस वक्त हुई जब इंटरनेशनल प्रेशर आया, खुसूसन खलीजी ममालिक से। कतर ने उनके जो उस वक्त हिंदुस्तानी सदर दौरे पे था, उसका डिनर जो ऑफिशियल डिनर था उसको मनसूख किया और समन किया उनके जो सफ़ीर को, और उसको प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पे। फिर यही कुवैत ने किया, यही ईरान ने किया। तो उसके बाद इतना सा उन्होंने काम किया वहाँ पे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट जो आपने शुरू में वो बात में किया था कि इसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे, तो उसके ऊपर जिस तरीके से पूरी मिशनरी हरकत में आती है, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना ठीक है, उसके ऊपर अगर वायलेंस हो गया है तो हिंदुस्तान के किसी
कानून के अंदर ये चीज़ नहीं है कि किसी बंदे का किसी भी जुर्म में उसका घर गिराया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये ला मौजूद है FCR की शक्ल में कि यहाँ पे हो सकता है कबायली इलाकों के अंदर, और जो कुछ दीगर इलाकों में भी ये है सो कॉल्ड आज़ाद कबाइल, आज़ाद कबाइल में कि वहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर FCR की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहाँ पे घर गिराने का कोई कानून नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी बंदे को इन्वेस्टिगेशन से पहले सज़ा देने का तो दुनिया के किसी कानून में कोई वो नहीं है कि आप पहले उसको सज़ा दे दें, उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल होगा और उसके बाद फैसला होगा कि ये ठीक था या नहीं। वो कर दिया गया वहाँ पे, और पूरी स्टेट मशीनरी ने और मीडिया उसे जो है वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, और चूंकि निशान इबरत बनाना था उसको, तो दिखाने के लिए जो है ना वहाँ पे वो किया जाता है। विल भी किल करनी थी ना, किल करनी थी। असल मसला ये है कि प्रोटेस्ट दोबारा ना हो सके। और इसमें दो चीज़ें मैं स्पेसिफिकली जो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सिग्निफिकेंट हैं अगर इसको देखा जाए। एक तो ये था कि इस अमल के बाद हमें दो किस्म की वहाँ पे मुसलमानों के अंदर आरा नज़र आई हैं। एक तो वो लोग थे जो इसके अगेंस्ट मज़ाहमत पे आए हैं, बिल्कुल ठीक है। आफरीन फातिमा का नाम हम ले सकते हैं, वो जावेद साहब जिनका घर था वो गिराया गया, कुछ और दीगर लोग थे जो खुल के आए, जिन्होंने बहुत जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है, वो उसके ऊपर आए। बरेली में हमने देखा कि बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए उसके बाद। अच्छा, एक दूसरा फैक्टर जो है वहाँ पे वो रवायती उल्मा का वो सियासी तबका जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता था, उनकी तरफ से रद्द अमल ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें, हम तो पहले ही कहते थे कि ये नहीं करना चाहिए, जब आप करेंगे तो फिर तो ये वो हो गया है, नुकसान हो गया है, अपना नुकसान कर लिया है, तो फसादी तुम खुद हो, फसादी खुद, मतलब तो ब्लेम कोई जो है तोहिन वगैरह हुई थी तो चुप करके बैठना था, अल्लाह से मदद मांगनी थी, हमारे पास आना था, हमने दुआ करनी थी, या मैं कहा कि कोर्ट के ऊपर यकीन रखें और उनके मुंह में कीड़े पड़ जाते, वो हो जाता। तो इसके ऊपर जो है ना, और ये मेरे ख्याल में जो दूसरी चीज़ है, ये जो कहवान भाई ने पहले बात की थी, उसके अंदर एक जो एलिमेंट है कि ये एलिमेंट अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो मज़ाहमत की कोई ना कोई शायबा उसके अंदर नज़र आता है हमें। मतलब पिछले दिनों मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक फिल्मी एक्टर हैं और मतलब अल्ट्रा जो है ना वो मॉडर्न कह लें या उसे कह लें जिस भी हवाले से उनका, लेकिन मतलब उन्होंने टीवी इंटरव्यू के अंदर खुल के ये बात कही। उन्होंने कहा कि जेनोसाइड, किसी ने वो बात कही, उसने कहा कि ये जो जेनोसाइड वॉच की ये रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो 24 करोड़ हैं, ये 16 करोड़ है, मुझे कि उन्होंने कहा कि इतने करोड़ हैं तो अगर हम मरेंगे तो इतने को मारे के भी मरेंगे, ये नहीं हो सकता कि ऐसे जेनोसाइड नहीं हो सकती कि आप ये समझे कि हमें जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। और ये बात हिंदुस्तान के अंदर करना और इस किस्म की मज़ाहमत और इस लेवल के बंदे का करना ना, बंदे का वो जिसके इतनी फॉलोइंग है या जिसका एक मकाम है, इन्फ्लुएंस है इसी तरह मतलब ये चीज़ें हमें बहुत वहाँ पे नज़र आई कि CEA का जो प्रोटेस्ट था पूरा, शाहीन बाग जिसे एपिसोड कहा जाता है, हिंदुस्तानी मीडिया जिसे कहता है, उस पूरे के अंदर आप देखें तो आपको वो लोग नज़र आएंगे जो हिंदुस्तान की रवायती सियासत या मुसलमानों की लीडरशिप में जिनमें नाम ही नहीं था किसी, वो खुद से ज़मीन से फूट के वो आए हैं सामने, वो जेलों में गए हैं, वो आज तक है। और मतलब बहुत सारे हिंदुस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये बात मतलब खुल के कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बड़ी ऑफर्स दी गई कि आप माफ़ी मांग के बाहर आ सकते हो, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं, वो जेलों में हैं, वो फेस कर रहे हैं। अच्छा। और उनको मतलब आप देखें कि तकरीर करने के ऊपर एक बंदे को 3 साल से बेल नहीं मिल रही, और जो मुजरिम है जिसने वो जेनोसाइड वाली तकरीर की थी उसको कुछ नहीं हो रहा, उसको अरेस्ट भी नहीं हुआ वहाँ पे। खुलेआम जलसों में मुसलमान औरतों को रेप करने की जो तकरीरें हो रही हैं, कोई उस पर कदगन नहीं है। इससे आगे भी बल्कि बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं कि भाई वो मतलब ये भी वो तय करके बैठे हुए हैं कि फ़लाँ ख़ानदान की फ़लाँ लड़की में मेरी और फ़लाँ तेरी, और मतलब इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो मतलब बहुत ओपनली और मज़े की बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के सोशल मीडिया को देखें तो वहाँ पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जहाँ पे एक भीड़ किसी बंदे को घेरती है और उसको कत्ल कर देती है, मार मार के उसको ख़त्म कर दिया जाता है,
उसकी वीडियोस अपलोड की जाती हैं और वो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद रहती हैं, बाकियों को हलाशेरी देने के लिए, हल्लाशेरी देने और के लिए, मुसलमानों को वो करने के लिए, दबाने के लिए उनकी मतलब वो सर ये जो मतलब ये जो है ना, ये यूपी वगैरह या जो मध्य प्रदेश और ये जो इस तरह की इनकी जहाँ पे इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ मुसलमानों ने गोश्त खाना छोड़ दिया है। इसलिए कि आप बकरी का गोश्त भी लेके जा रहे हैं तो वो आपको मॉब पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी इवन, और वो कहेंगे कि जी ये मीट है, और आप जब वो लेबॉर्ट्री में भी वो साबित हो जाएगा कि ये गाय का गोश्त है। इस हद तक वो यानी सारे एक नुक्ते के ऊपर मुर्तकिज़ हैं, यहाँ तक बात पहुँची हुई जी। तो मतलब जो डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे ना, तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत मतलब वाजे है चीज़ें, ये नहीं है कि मतलब आसान है। मतलब आप एक तरफ तो लेके जा रहे हैं उसमें पॉलिटिकल, मैं सिर्फ आपको एक जो केस है कि जो गाय वाला अभी हुआ उस पर, तो हिंदुस्तान का जो अभी यूपी का इलेक्शन था, यूपी के इलेक्शन के जो इलेक्शन के बड़े बड़े मुद्दे थे ना, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा गाय का था, और वो गाय की हिफाजत नहीं थी बल्कि गाय से लोगों की हिफाजत थी। वहाँ पे आवारा गाय जो हैं अब वो लाखों की तादाद में आ गई हैं। आप उसको ज़िबा नहीं कर सकते, उसका मीट नहीं कर सकते। आवारा माएँ कहें ना सर। हाँ आवारा माएँ वो उसे तो क्या होता है कि मतलब जब वो प्रोटेक्टिव नहीं रहती, एक किसान के पास 100 गायें हैं तो उसमें से 50 गाय जो है वो 5 साल 6 साल की उम्र में जाके वो प्रोटेक्टिव नहीं रही, अब वो ना बच्चे देती हैं ना वो दूध देती हैं, तो वो क्या करेगा? उनको बेच तो सकता नहीं है, मीट तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो वो निकाल देता है उन्हें बाहर। वो पूरे के पूरे जो है उनके जत्थे गायों के वो फसलों पे हमला कर रहे हैं, वो शहरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और लोगों ने बाड़ लगाई हुई है उसके ऊपर, वो टार्चर रात को लेके। और ये हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर ये सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं वहाँ पे कि उसको करने के लिए और पूरे कैंपेन चल रही है, और उन्होंने कहा कि जी इसका हम बंदोबस्त करेंगे, इन गायों का बंदोबस्त करना है, इनके लिए कोई अल्टरनेट ढूंढना। ये एक इलेक्शन का बहुत बड़ा इशू था जिसके ऊपर जो है ना वहाँ पे इलेक्शन लड़ा। माओं के लिए बड़ा बनाएंगे ना। तो इसी तरह से जो दीगर भी मसाइल हैं उसके, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं किया जा रहा, बल्कि हिंदुओं के अंदर भी जो दलित हैं उनके साथ इससे बुरा सलूक हो रहा है जो मुसलमानों के साथ उसमें। फिर ये जो भीड़ थी जिसने खड़ा किया, ये अग्निपथ वाला जो अभी हुआ है वहाँ पे, फौज की जो रिक्रूटमेंट का एक नया कानून उन्होंने लाया है, तो उसके खिलाफ अगर देखें तो मतलब खुद उनके मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि ये सारे लोग वही थे, ये भीड़ वही थी जिसको इस्तेमाल किया जाता था ये मुख्तलिफ उसके अंदर। 10,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उस पर, और कुछ भी नहीं उनको उसके अंदर हुआ, लेकिन उन्होंने ट्रेनें जला दी, उन्होंने खुद कर दिया। तो इससे वो खुद उनकी जो सोशल फैब्रिक है वो मेरे ख्याल में, खालिद साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो बरकरार नहीं रह सकता। मतलब ये एक तरफा नहीं है कि वो सिर्फ उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, उसके ऊपर आपने बड़ा टाइट किस्म का कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन उस कंट्रोल के नीचे बहुत सारी जो है ना वो दरारें पड़ चुकी हैं जो सोसाइटी के ऊपर, जो बज़ाहिर फिलहाल नहीं, लेकिन जिस वक्त भी थोड़ा सा हुआ तो ये किसी के कंट्रोल में वहाँ कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है। यानी असल में ये जो जबर है ना, जबर ये आपको दायमी इस्तेकाम नहीं दे सकता। जहाँ इंसान घुट के रह रहा हो, जहाँ लोगों की सोचों पे पाबंदियाँ लग जाएं, जहाँ बोलने पे पाबंदी लग जाए, ये माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। जब हम ये डेमोक्रेसी के नॉर्म्स की बात करते हैं, देखें डेमोक्रेसी और है, उसके नॉर्म्स और चीज़ें हैं, हम उसको उसकी स्पिरिट मानते हैं, उसको हम इस्लाम के करीब तरीन समझते हैं। ये आज़ादी दुनिया में पहली मरतबा इस्लाम ने दी थी, फिर ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे सामने नज़र आती है। बाकी जितनी किस्म की जो भी आपको वो मुलूकियत हो, किंगडम, या ये कि ये जो चाइना मॉडल है, या जो इस तरह की फैशिस्ट जैसे हिटलर था या मुसोलिनी था, या अब ये बीजेपी वगैरह हैं, या हमारे यहाँ भी वो जो टेक्नोक्रेट्स वाले जिनको नहीं वो उबाल आता खीर पकाने का, ये सारी सोचें माशरे को दबा के रखने की हैं। ये दबा हुआ माशरा थोड़ा वक्त तो प्रोडक्टिव होता है और आपको बड़ा मुनज़्ज़म और ये नज़र आता है, लेकिन ये अंदर से बहुत खोखला होता है। और ये जो लोग इसको कबूल कर लेते हैं, उनके कल चेंज ऑफ रजीम बहुत आसानी से कबूल कर लेते हैं। यानी आपकी जो वो किसी अब्दुल्ला की जगह पे कोई डेविड आके बैठ गया तो उनके लिए तो चेंज ऑफ मास्टर का मसला हो गया ना, क्योंकि उनकी अपनी विल तो पहले ही से आपने मार दी है। ये बड़ा खोखला माशरा होता है। और जिन लोगों की फिर गैरत, अहमियत उनके अंदर खुद ही होती है, वो फिर उससे अमांग नहीं होते, वो फिर फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ये माशरा लाजमी टूट रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है।
नहीं तो फिर यहाँ पे तो जबर ही होता है। ये इस जबर के ख़िलाफ़ हमेशा नो इंसानी बगावत करती है ये, और ये इसका नतीजा तो ये निकले। लेकिन सर असल में तो मसला ये है मुसलमानों का इस वक्त जो होने जा रहे हैं ना, खैर अल्लाह के ग्रेटर प्लान में अगर हम इसे देखें तो ये मुसलमानों के अपने किए की सज़ा होगी, लेकिन हम इस वक्त उस तरफ नहीं जा रहे। ये तो फिर हम कभी इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हालात बन गए हैं ये मुसलमानों के लिए कितने भयानक हैं, कितने खौफनाक हैं, कितने अंधोनाक हैं, और मुस्तकबिल की तस्वीर जो है बड़ी यानी बहुत ही लर्ज़ा तारी कर देने वाली है, और क्या क्या मतलब चीज़ें हैं कि जो रूनुमा होने वाली हैं। ख़बरें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, चूँकि बहरहाल आज के दौर में निकल तो आएंगी, वैसे वो ख़बरें पहुंचाने की खुद एहतमाम करेगी, बीजेपी करेगी। जैसे वो अभी आपने वो बताया ना लिंचिंग की वो वीडियोस फैलाते हैं, ये हमें डिमोरलाइज करने के लिए, खौफजदा करने के लिए ख़बरें वो निकालेंगे, और ये कि अगर गैरत है तो आओ फिर निकलो मैदान में। सर इसमें एक चीज़ जो मेहताब भाई भी कह रहे हैं ना, ख़ासतौर पे इसको भी थोड़ा सा जो उम्मीद अफजा बात है वो देखने की ज़रूरत है। जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जो भी नई लीडरशिप तैयार हुई, जैसे बनी इसराइल की नई लीडरशिप अल्लाह ताला ने तैयार की, तो वो सहरायती में जो लोग मुश्किलात से गुज़रे तो उस दौरान वो लीडरशिप नई तैयार हुई, जिन्होंने जाके जो है वो दोबारा उसको चैलेंज किया स्टेटस को और वो चेंज लेके आया। कश्मीर के बारे में हम बात ये कर रहे हैं कि मुसलमान वहाँ पे मुसलसल एक स्ट्रगल के फेज़ के अंदर हैं, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ रेजिस्टेंस मूवमेंट्स इस तरह की हैं जो शऊर भी जो है उनके अंदर पैदा हो रहा है, और जो है एक उसमें मुस्तकबिल के हवाले से भी लगता है कि एक मस्बत तब्दीली वहाँ पे, ऑल्दो के बहुत ज़्यादा वहाँ पे तशद्दुद है और फाशिज़म है, सारा कुछ है। अच्छा, अब ये जो ख़ास तौर पे इंडिया से जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं वहाँ के मुसलमानों के बारे में, अभी आप देखें कि रिसेंटली ये मुस्कान वाला जो मामला हुआ, या अभी जैसे ही एक जो बच्ची सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है फातिमा करके, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसने रिसेंटली वहाँ पे ये जो वो ब्लास्फेमी की वो चली है उसके अगेंस्ट उसने जो है वो बातें करना शुरू की। इन चीज़ों को दबाने के लिए बाकायदा ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है, बल्कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इन्होंने बुलडोज़र के ज़रिए से वो घर गिराने शुरू किए हैं। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे भी ये तस्वीर वायरल हो रही है। बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा उस कंपनी के अंदर जाके उस बुलडोज़र पे खड़े होके एक उनके साथ इज़हार यकजहती किया है, और ये एक बड़ा सिग्नल दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम इंडिया के अंदर बहुत प्रमोट करना चाहते हैं। और इसको, और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका दौरा भी है इंडिया का, और उसके अंदर बड़ा वहाँ उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके टाइज़ हैं। तो बुलडोज़र को एक सिंबल दिया गया बाकायदा लोगों के जहनों के अंदर डालने के लिए कि यार अगर आप नहीं बात मानोगे ना तो ये फिरौन का अमान है। हाँ, ये जो बुलडोज़र है ना अभी ये आपको ये नेक्स्ट आ। लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम वो देखते थे ना कि फ़लस्तीन में वो टैंक के मुकाबले में गुलेल लेके खड़े में, तो यहाँ उनके पास कोई हथियार नहीं है इंडिया में भी, लेकिन वो जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही वाला। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है जिसको ये जिक्र कर रहे हैं ना कि अब लोगों का एतबार उस रिवायती तबके से हट कर ये जो एक नई लीडरशिप आ रही है जो कि खालिसतन अवाम के अंदर से है और पिसे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग। तो ये चीज़ है जिसको जो है वो हमें देखना चाहिए, जो एक हम जिस पे बात कर सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण है वहाँ के हवाले से, इंडिया के हवाले से ख़ासतौर। चलें उम्मीद तो चलें वो तो बहुत दूर है अभी, जो सही तरीन बात है। हाँ, ये इस बात पर हमें यानी इत्मीनान होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस असल में उस जैसे कहते हैं ना उस अमल को, या ये कह लीजिए कि जो भी, चूँकि ताकत तो है नहीं, तो ये रेजिस्टेंस उसी नौयत की रेजिस्टेंस है कि वो जो अस्हाबुल उखदूद की रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये उसी नौयत की रेजिस्टेंस है जिस तरह की रेजिस्टेंस अस्हाबे काफ की रेजिस्टेंस थी। यानी ये रेजिस्टेंस आप इसको कोई मुकाबले की ताकत के तौर पर नहीं रख सकते। ये तो सिर्फ इस तरह की रेजिस्टेंस है कि ठीक है मैं अपने मौक़िफ़ पे जान दूंगा, या मैं अपना मौक़िफ़ नहीं हूँ, ये बहुत कीमती बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है इस नौयत की, और उनके लिए चौंका देने वाली होगी, उनके लिए ये भी चौंका देने वाली होगी, क्योंकि लोग तो इस तरह मरने के लिए तैयार नहीं होते। अब असल में हमें यानी वो तो जो होगा वो बाद में हम कभी फिर उस पर गुफ्तगू करें। अभी हमें इस तरफ आना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और जो वो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहा,
ठीक है, कर क्या रहा है, ये किधर जा रहा है, यहाँ की लीडरशिप किधर जा रही है, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्यों नहीं इसको देख रही या बोल रही, विजन नहीं है या बुजदिली है या प्लान का हिस्सा है, यहाँ की वो जो छोटे छोटे मसले पर ट्वीट कर देते हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई हुआ कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि मजहबी तबका क्यों खामोश है, मतलब हमें कहीं से कोई इसकी आवाज़ जो है ना वो सुनाई नहीं देती, यानी इसकी गंभीरता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई हालांकि सेमिनार होने चाहिए, गुफ्तगुएँ होनी चाहिए, ऐलानात होने चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, कौम को बेदार करना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी वजूहत क्या है? फिर वही बात है, खबर नहीं है, ओवरलुक कर रहे हैं, इस बड़े ख़तरे को कोई छोटा ख़तरे के तौर पर देख रहे हैं, या ये कि ये प्लान का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रा थोड़ा सा अब हम अपने गिरेबान में झांकने की या अपनी तरफ अपनी गुफ्तगू को लेकर आने की ज़रूरत है। सर, इस पे जो असद भाई ने अभी बात की है, तो अगर हम कायदे आज़म के पर्सपेक्टिव से देखें, आपने कहा कि देखिए इंडिया के मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन क्या हम वो हथियार नहीं होने चाहिए थे? मतलब कायदे आज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के मुसलमानों की जो सेफ्टी या तहफ़्फ़ुज़ का जो ज़ामिन था वो तो ये पाकिस्तान था, बिल्कुल, जिसको आज़ाद ये किया, तो कमिटमेंट है ना, कायदे आज़म की कमिटमेंट है। अगर वो हम उन्हें बानी मान रहे हैं और वो हम उनको अपना जनाब वो वाकई रहनुमा मान रहे हैं, तो बेशक आपके आइन में ना लिखा हो, आपका बानी का कॉल जो है उसे आप ऑन करेंगे, उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसका मुल्क तो ऑन कर रहे हो, तो उसके अहवाल को नहीं कर रहे हो, ये क्या तुक की बात है? हाँ, उसकी शख्सियत को भी ऑन करो। दूसरा सर, ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब बहैसियत एक इंसान भी और फिर एक मुसलमान भी। सर बिल्कुल, इंसान के तौर पर अमेरिका इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब इराक़ आ जाता है, अमेरिका इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस नाम पर अफ़गानिस्तान आ जाता है, तो इंडिया इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांग्लादेश घुस जाता है, मतलब यही उसकी प्ली थी ना। तो आप पहली बात तो यह कि इंसानियत के नाम पर भी आपके करने का काम है, दूसरी बात यह है कि आपकी कमिटमेंट भी है, आपने तो वो मुल्क तोड़ा है ना, और इस बुनियाद पे कि ये मुसलमान अगर तकसीम होकर कमज़ोर होंगे तो कल उनकी कमज़ोरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपने उस वक्त प्ले ली थी। और तीसरी बात यह है कि आपका रूहानी रिश्ता भी तो है ना, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, तो ये भाई है ना, और मुसलमान एक मिल्लत की मानिद, एक जसद की मानिद है। अगर एक जगह पे कांटा चुभे तो दूसरा उसका दर्द महसूस, मतलब जैसे जिस्म पूरा दर्द महसूस करता है, इस तरह दर्द महसूस करना, तब आप मुसलमान हैं, नहीं तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। ये तो आपकी तालीमात हैं, तो यानी वो आपने उनकी कोई फ़िक्र ही नहीं करनी। तो ये तो बिल्कुल फिर वो यू टर्न वाली बात होगी ना, सबसे पहले पाकिस्तान, बाकियों की कोई परवाह नहीं। सर, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा ना एंटी थीसिस रखना चाहता हूँ। देखिए, ये बयानियाँ तो ठीक है अपनी जगह के, ये जो प्रोसेस है ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोसेस है, इंडिया उस पर चढ़ पड़ा। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ, जैसे आपने बात की, मॉरल जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहैसियत एक उम्मत और मुसलमान के भी हैं, लेकिन जो बेहिसी इस वक्त यहाँ पे क्रीप इन हो रही है। एक सर ज़माने में जब इस तरह का कश्मीर में इवेंट होता था तो स्टेट करे ना करे, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारे, दीनी जमातें और ख़ास तौर पे जो जिहादी सेटअप्स थे, उनका एक भरपूर रिएक्शन आता था। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अब हमारे पे उठा लेते थे जी सर, हम क्या लग नहीं रहा कि हमारे दांत निकाल लिए गए? ये पिछले 20 साल में वो दांत निकालने वाला प्रोसेस भी तो यहाँ हुआ है ना, तभी तो इस बेहिसी पे हम पहुँचे। ये परवेज़ मुशर्रफ डॉक्ट्राइन है इसी का, ये एक पूरा प्रोजेक्ट है ना जी, और ये जो उसने बेगैरती शुरू की है, उसने आहिस्ता 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 हमारी दांत निकालने को नहीं कहें, हमारी जो है ना वो एक होती है ना खुदी, हमारी खुदी ख़त्म करती है हमें बिल्कुल। एक जिसकी जैसे वो कुत्ते की दुम नीचे चली जाती है, एक तो दुम उठाए कुत्ता होता है ना, उसकी टोर और होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, और एक वो होता है कि जिसकी दुम भी नीचे चली जाती है, तो उसके सारी साइकोलॉजी बदल जाती है। ये परवेज़ मुशर्रफ ने कौम की दुम नीचे कर दी है। ये यू टर्न कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे की एक यानी तब्दीली है जो आई। ये उसके समरात है जो आप देख रहे हैं ना, ये बेहिसी, ये उस कमज़ोरी का नतीजा है। वो जो ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ, उसने दालें खानी थी ना, उसने पत्थर के दौर से बचना था, और उसने हमें चक्कर क्या दिया था जी, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मईशत मजबूत हो जाएगी, ये एटम बम क्या बचा, सारा उल्टा हुआ।
क्या बचा? यानी इसका मतलब वो धोखा था, वो जो आप मछली को कांटा लगाते हैं और उसके ऊपर जो थोड़ा सा वो था, डिसेप्शन थी सारी। वो आए, डॉलर आए होंगे तो वो खाए किसने, हमें तो नहीं पता ना, मुल्क पे तो नहीं आए। कश्मीर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मईशत तो नहीं मजबूत हुई, मईशत तो मुंह के बल नीचे गई है। तो हाँ, उनकी अपनी मईशत मजबूत हो गई, उनके भाई बंधुओं की मईशत मजबूत हो गई होगी। अभी जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो जिनके मुंह से हड्डी निकली है वो चिल्ला रहे हैं ना। ये हड्डियाँ किसने डाली थी? हाँ, ये उसने डाली थी ना। तो किसी भी कौम को बर्बाद करना हो तो उसे लालची बना दो, उसके लिए जीना जो है ना महबूब तर बना दो मरने से, तो वो फिर यही बन जाएगी जो हम बन गए हैं। और ये किसने बनाया? किसकी इमामत में ये बने हैं? ये वो था जो अब सिसक रहा है। सर, ये जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने इतना अभी हलचल मचाई हुई है, एक धमक चौड़ी मचाई हुई है कि बड़ी ज़्यादती हो गई, तो बात ये है कि इसको जो देखने वाले हैं वो जोड़ते हैं कि ये वो वेटरन्स हैं जो बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ की आफ्टर मैथ या बाकियात हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तकलीफ भी इन्हीं को हो रही है। वही हड्डियाँ निकलने का खतरा है ना। मतलब मुशर्रफ ने, देखें, आपकी एक नज़रियाती वो जहाद पर मबनी ये पॉलिसी थी ना, जिससे मोटिवेशन मिलती थी। जब आपने एक बेगैरती वाली पॉलिसी बना ली, ठीक है, अब एक माकूल आदमी आपके साथ कैसे चल सकता है? उसके लिए मोटिवेशन क्या है? तो वो तो रही नहीं मोटिवेशन। जैसे एक वॉलंटियर बंदा काम करता है, वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो अब बंदे को आपने खींचना कैसे है? लालच दे के खींचना है। अब उसके लिए सामने साना मुस्तकबिल दे के आना है। तो ये डॉक्ट्राइन चेंज हो गई ना, ये मुशर्रफ ने किया था। तो फिर लालची लोग थे कि जो उसके साथ जुड़ गए, वो जो दुनिया बनाने की खातिर। अब उन्हें नज़र आ रहा है यार वो असल में सोते पीछे से खुश्क हुए हैं। यहाँ से ने आप आलमी तनाजुर में देखें, अल्लाह के तनाजुर में हकीकत में ये नहीं है, लेकिन ये कि जो दुनिया को से अल्लाह ने काम लिया है। मतलब मैं उसे यूँ कहूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने घर में रखा था, तो इसलिए तो नहीं रखा था ना कि कल कैद के दिनों में ये काम आएगा या इसे प्रोटेक्ट। उसने तो इसलिए रखा था नफ़ा लेके बेच दूंगा, ठीक है, उसकी अपनी नीयत थी। तो दुनिया ने पाकिस्तान क्यों रखा हुआ था? ये जो कांग्रेस की मजबूती थी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे उन्हें ख़तरा था कि कहीं हिंदुस्तान तरक्की करके कहीं उस जगह पे ना आ जाए जो उसका पोटेंशियल है। तो पाकिस्तान के ज़रिए से इसको मैनेज करना है, पाकिस्तान का ये मकाम था। जब बीजेपी आ गई तो बीजेपी असल में उनकी हैंड पिक्ड है, उनकी अपनी यानी अपनी लैब में तैयार करदा एक पौधा है, ठीक है ना। अब उन्हें वो ख़तरा नहीं रहा, तो अब पाकिस्तान की ज़रूरत बाकी नहीं रही, ठीक है। इसलिए अब वो सोते खुश्क हो रहे हैं जो इनके मुंह में हड्डियाँ जाती थी। इनको ये समझ नहीं है कि आलमी तनाजुर में ये इतनी अकल होती तो पहले ही सही फैसला कर लेते ना, वो अकल है नहीं। तो अब वो जब सोते खुश्क हुए, मईशत पर बोझ आया और पाकिस्तान अब मेल्ट डाउन हो रहा है, तो इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, वो अपने मुंह से निकली हुई हड्डी की फिक्र है, वो ये शोर में। सर, इसलिए तो मेरा जो मैं कहता हूँ एंटी थीसिस ये है कि इंडिया की डिस्ट्रक्शन तो शायद बाद में होगी, हमारी डिस्ट्रक्शन शायद पहले खड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ तक हमें पहुँचा दिया है। तो देखें, दुश्मन तो चालाक है जी, बिल्कुल सर। तो दुश्मन इंतजार करेगा कि मेरी डिस्ट्रक्शन पहले, वो कहेगा जिससे मुझे खतरा है उसकी डिस्ट्रक्शन पहले। सर यही बात है कि उन्होंने तो आपको रखा था किसी और काम के लिए, आप तगड़े होकर कुछ और बन गए, वो खुदाई मंसूबे के तहत बन गए, या उनके मंसूबे के मुताबिक तो नहीं था ना, ठीक है ना। तो अब आप जो है ना एक थ्रेट बन गए दुनिया के लिए, तो और भी ज़रूरी हो गया दुनिया के लिए आपका खात्मा, नंबर 1। नंबर 2, कल जो ग्रेट गेम में जो मशरक़ वस्ता का नक्शा बदलना है उसमें आप मिसफिट हो, और आपकी ये जो ताकत है, जो पोटेंशियल है, ये मिसफिट है, ये उससे पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। तीसरी तरफ इंडिया में ये जो जेनोसाइड होना है, तो आप अगर तगड़े हो गए तो ये तो नहीं हो सकता। रजीम चेंज कौन सा मसला है? कल लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे आ जाएं तो रजीम चेंज हो जाएगी। मुशर्रफ के शागिर्दों की जगह पे कोई और आ जाएगा, कोई मेंटल, उनकी समझ के मुताबिक कोई पागल आ जाएगा या दहशतगर्द आ जाएगा, जो उनकी सोच है। तो जब ये आ जाएगा तो फिर इस पोटेंशियल के साथ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा असल में तो ये सारी डिस्कशन का मकसद ये है कि अगर इंडिया में इधर जाना है तो उससे पहले आपको तो छोड़ना नहीं है, तब ये इंडिया में सारा कुछ मुमकिन है।